इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पौधों में कौन कौन से जननांग पाए जाते हैं। तो लैंगिक जनन के लिए पौधों को दो तरह के युग्मकों की आवश्यकता होती है, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। नर युग्मक को बनाने के लिए नर जननांग चाहिए और मादा युग्मक को बनाने के लिए मादा जननांग चाहिए। तो इस तरह से पौधों में दो प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। जो नर जननांग है वो नर युग्मक का निर्माण करता है और मादा जननांग मादा युग्मक का निर्माण करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नर जननांग की। तो नर जननांग को सभी पौधों के अंदर पूंधानी के नाम से जाना जाता है। अब ये पूंधानी जो है वो जैकेट की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो तरह की हो सकती है। जैकेट रहित हो सकती है या फिर जैकेट युक्त हो सकती है। सबसे पहले जैकेट रहित की बात करते हैं। तो इसमें पूंधानी के चारों ओर कोई भी सुरक्षात्मक जो जैकेट है वो नहीं पाई जाती है। और इसमें फिर आगे दो टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर जो पूंधानी है वो सिर्फ एक ही कोशिका की बनी हुई है तो उसको हम एक कोशिकीय कहते हैं। या फिर ये हो सकता है कि जो पूंधानी है वो एक से ज़्यादा कोशिकाओं की बनी हुई है तो उसको बहुकोशिकीय कह सकते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो जिसमें एक उर्वर कोशिका जो है उसको प्रदर्शित किया गया है एक कोशिकीय के अंदर, और बहुकोशिकीय के अंदर बहुत सारी उर्वर कोशिकाओं को प्रदर्शित किया गया है। और देख सकते हो कि इनके चारों ओर कोई भी सुरक्षात्मक जो जैकेट या आवरण है वो नहीं है। और इसमें नीचे की तरफ देख सकते हो आप, ये इनका स्टॉक या वृंत है। और इस तरह की जो पूंधानी है वो हमें देखने को मिलती है थैलोफाइटा पौधों के अंदर, यानी कि जो शैवाल हैं और फंजाई यानी कवक हैं उनमें हमें इस टाइप की जो पूंधानी है वो देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर अपने बात करें कि जैकेट युक्त जो पूंधानी होती है उनमें उनमें क्या होता है, चारों तरफ पूंधानी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण या जैकेट पाई जाती है। और ये हमेशा बहुकोशिकीय होती है, यानी कि एक से ज़्यादा कोशिकाओं की हमेशा बनी हुई होती है। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सबसे अंदर की तरफ देख सकते हो इसमें उर्वर कोशिकाएं हैं बहुत सारी, और इनके चारों ओर जो है वो एक सुरक्षात्मक आवरण है यानी कि जैकेट है। और इसके अलावा इसमें नीचे की तरफ देख सकते हो आप, इसका एक वृंत है। तो इस तरह की जो जैकेट युक्त पूंधानी है वो हमें देखने को मिलती है ब्रायोफाइट्स के अंदर और इसके अलावा टेरिडोफाइट्स के अंदर। उसके बाद फिर हम बात करेंगे मादा जननांग की। तो मादा जननांग की अगर अपने बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, अंडधानी और स्त्रीधानी। अब अंडधानी और स्त्रीधानी में अंतर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला अंतर ये आता है कि जो अंडधानी है ये जैकेट रहित होती है। इसका मतलब अंडधानी के चारों ओर कोई भी सुरक्षात्मक जैकेट जो है वो नहीं पाई जाती है। जबकि स्त्रीधानी की बात करें तो इसमें स्त्रीधानी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण या जैकेट जो है वो पाई जाती है। दूसरा जो डिफरेंस है वो आता है कि जो अंडधानी है ये या तो एक कोशिकीय हो सकती है, केवल एक ही कोशिका की बनी हुई हो सकती है, या फिर ये बहुकोशिकीय हो सकती है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बनी हुई हो सकती है। जबकि स्त्रीधानी की बात करें तो ये हमेशा बहुकोशिकीय होती है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से बनी होती है। अब अंडधानी की बात करें तो इसमें अगर एक कोशिकीय है तो ठीक है, वो कोशिका हमेशा उर्वर होगी। जबकि अगर बहुकोशिकीय अवस्था है तो उसमें क्या होता है, सभी की सभी जो कोशिकाएं हैं वो उर्वर होती हैं। जबकि अगर अपने स्त्रीधानी की बात करें तो इसमें बहुकोशिकीय अवस्था है, लेकिन उसके बावजूद भी केवल एक ही कोशिका ऐसी है जो उर्वर होती है, जिसको हम अंड कोशिका कहते हैं। अब इसको डायग्राम से हम लोग देखते हैं। जो ऊगोनियम है वो एक कोशिकीय हो सकती है, आप देख सकते हो एक कोशिकीय ऊगोनियम है, और दूसरी तरफ इसमें बहुकोशिकीय ऊगोनियम है या अंडधानी है। तो इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार की अंडधानियों के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण या जैकेट जो है वो अनुपस्थित है। तो इस तरह की जो अंडधानी है वो हमें देखने को मिलती है थैलोफाइटा के अंदर, यानी कि शैवाल और कवकों के अंदर। दूसरी तरफ अगर अपने स्त्रीधानी की बात करें तो स्त्रीधानी की संरचना के अंदर दो मुख्य भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग है वो ग्रीवा कहलाता है और नीचे वाला जो भाग है वो अंडदा कहलाता है। अब ग्रीवा की बात करें तो इसमें ऊपर की तरफ ढक्कन कोशिकाएं होती हैं जिनकी संख्या हमेशा 2 होती है, और इसके अलावा इसमें ग्रीवा नाल कोशिकाएं होती हैं जिनकी संख्या जो है वो एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तित होती रहती है। उसके बाद अंडदा की बात करें तो अंडदा के अंदर दो कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका का नाम है अंडदा नाल कोशिका और दूसरी कोशिका का नाम है अंड कोशिका, जिसको मादा युग्मक के नाम से जाना जाता है। अब ये जो
स्त्रीधानी है, ये कौन से पौधों में हमें देखने को मिलती है? तो इसमें तीन तरह के पौधों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जिसमें ब्रायोफाइट्स आता है, इसके अलावा टेरिडोफाइट्स आता है, इसके अलावा जो अनावर्त बीजी पौधे हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, उनमें इस प्रकार की स्त्रीधानी पाई जाती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं या अनावर्त बीजी पौधे हैं, उनमें जो आर्चिगोनियम है, यानी कि जो स्त्रीधानी है या मादा जननांग है, वो तो उपस्थित होता है, लेकिन नर जननांग या जो पूंधानी है वो अनुपस्थित होती है। इसके अलावा अगर अपने बात करें आवर्तबीजी पौधों की, तो आवर्तबीजी जो पौधे हैं उनमें ये जो जननांग है या नर जननांग और मादा जननांग, जिसमें हम बात करते हैं पूंधानी की, अंडधानी की या स्त्रीधानी की, ये सभी के सभी जो जननांग हैं ये अनुपस्थित होते हैं आवर्तबीजी पौधों के अंदर। उनमें कभी भी इनका नाम जो है वो नहीं लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे निषेचन की। तो पौधों में दो तरह का जो निषेचन है वो हमें देखने को मिलता है। पहला है प्राणी निषेचन और दूसरा है नाल निषेचन। तो सबसे पहले प्राणी निषेचन की बात करें तो इनमें निषेचन प्राणियों की तरह होता है। जिस तरह से प्राणियों में जो नर युग्मक है वो गतिशील होता है और गति करता हुआ जो अगतिशील मादा युग्मक तक पहुंचता है और उसको निषेचित करता है, उसी तरह से कुछ पौधे भी ऐसे हैं जिनमें प्राणियों की तरह निषेचन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जो युग्मक हैं वो चल प्रकार के होते हैं, यानी कि गति कर सकते हैं, और इनको गति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें जलीय माध्यम जो है यानी जल की आवश्यकता इनको रहती है ताकि ये निषेचन कर सकें। तो अब गति करने के लिए इनको एक चीज़ और चाहिए होता है, कशाभ। तो ये कशाभ युक्त संरचनाएं होती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 अलग-अलग प्रकार की संरचनाएं प्रदर्शित की गई हैं, जिन सभी के अंदर कशाभ जो है वो उपस्थित होती हैं। तो ये कशाभ युक्त संरचनाएं होती हैं। तो हमें प्राणी निषेचन जो है वो कौन से पौधों में देखने को मिलता है? तो इसमें आपको नाम ध्यान में रखने हैं। जितने भी थैलोफाइटा पौधे होते हैं, जैसे कि कवक हैं, शैवाल हैं, उनमें हमें प्राणी निषेचन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स हैं, इन प्लांट्स के अंदर या इन पौधों के अंदर हमें निषेचन जो है वो प्राणी निषेचन प्रकार का देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं नाल निषेचन की। तो इनमें जो युग्मक हैं वो अचल प्रकार के होते हैं और उनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, परागकण। तो इसमें परागकणों को स्थानांतरण के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कारकों की आवश्यकता होती है, और वो कारक वायु हो सकते हैं। अगर वायु के द्वारा परागण होता है तो उसको वायु परागण, या फिर कीटों के द्वारा भी स्थानांतरण हो सकता है तो उसको कीट परागण के नाम से जाना जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक परागकण जो है उसको प्रदर्शित किया गया है, जिसमें 2 आवरण हैं बाहर की तरफ और इसके अंदर 2 नर युग्मक जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। इसको डायग्राम से अगर अपने देखें तो इसमें आप देख सकते हो जो परागकण है उसको स्थानांतरित किया जाता है वर्तिकाग्र के ऊपर। जो अंडप है उसकी वर्तिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित किया जाता है। अब ये जो स्थानांतरण है ये या तो वायु के द्वारा हो सकता है या फिर कीटों के द्वारा हो सकता है। तो इस तरह का जो नाल निषेचन है वो हमें देखने को मिलता है अनावर्त बीजी पौधों के अंदर यानी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, और आवर्त बीजी पौधों के अंदर यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर। जो अनावर्त बीजी पौधे हैं यानी जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें ज़्यादातर वायु निषेचन जो है यानी वायु परागण जो है वो हमें देखने को मिलता है, जबकि आवर्तबीजी पौधों में वायु परागण और कीट परागण जो है वो दोनों प्रकार के परागण देखने को मिलते हैं, यानी दोनों तरह का जो निषेचन है वो हो सकता है। यानी वायु के द्वारा भी हो सकता है और कीटों के द्वारा भी जो परागण है वो हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे पीढ़ी एकांतरण की। तो एक पीढ़ी के बाद अगर दूसरी पीढ़ी एकांतरित रूप से उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको हम पीढ़ी एकांतरण के नाम से जानते हैं। और पादप जगत के अंदर 2 प्रकार का पीढ़ी एकांतरण हमें देखने को मिलता है, समरूपी और विषमरूपी। समरूपी की बात करें अगर अपने, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें दोनों की दोनों जो पीढ़ियां हैं यानी कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है उनकी बाह्य आकारिकी यानी कि बाहर से देखने में वो एक समान दिखाई देती हैं। इस कारण हम लोग बाहर से ये देखकर ये नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सी युग्मकोद्भिद पीढ़ी है और कौन सी बीजाणुद्भिद पीढ़ी है। तो इस तरह की जो पीढ़ी एकांतरण है उसको हम समरूपी पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। ये बहुत ही कम पौधों के अंदर देखने को मिलता है। तो इसमें एक शैवाल का नाम आपको ध्यान में रखना है, एक्टोकार्पस। तो इस शैवाल में समरूपी पीढ़ी एकांतरण देखने को मिलता है।
इसके बाद विषमरूपी की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें दोनों की दोनों जो पीढ़ियां हैं यानी कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो है उनकी बाह्य आकारिकी जो है वो अलग अलग होती है, भिन्न होती है और बाहर से देखकर हम ये बता सकते हैं कि इनमें से ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी है और ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी है। तो इस तरह का जो पीढ़ी एकांतरण है वो विषमरूपी पीढ़ी एकांतरण कहलाता है और ये पीढ़ी एकांतरण हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पौधों में।